नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश में हर दिन कोरोना के 35 से 40 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि बड़ी आबादी वाले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सैकड़ों में सिमट गया है। बावजूद इसके देश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे हैं। सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर कोरोना अभी भी फैला हुआ है। इसमें भी केरल सबसे आगे है। इसके बावजूद वहां की सरकार ने जनता की जान को जोखिम में डालने वाला काम किया है। तो आज पहली दस्तक अपनी सियासत के लिए जनता की जान को दांव पर लगाने वालों के खिलाफ देंगे, जो नागरिकों को संविधान से मिले जीने के अधिकार पर चोट कर रहे हैं। अगली खबर बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री के सपने से जनता की जान पर बनाई सरकार को जगाने के लिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मरती जनता के समर्थन में आज जोरदार दस्तक देंगे। इसके बाद बात होगी जाति वाली सियासत की, जिसने यूपी से लेकर पंजाब तक राजनीति के नियम बदल दिए हैं। लेकिन पहले बात केरल की, जहां की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कोरोना के हालात के बीच आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें आपके फैसले पर हैरानी होती है। कोरोना महामारी की शुरुआत से आज तक केरल कोरोना का केंद्र बना हुआ है। शुरुआती तारीफ के बावजूद केरल की सरकार इस महामारी पर नकेल कसने में असफल साबित हुई है। लेकिन जब केरल में सबसे ज्यादा संक्रमित केस आ रहे हैं, जिस केरल में पिछले 6 दिनों से लगातार 13,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उसी केरल में बकरीद पर छूट देने का फैसला लिया गया है, जिसने सबको चिंता में डाल दिया है। लोगों को लगता है कि इस बार हम बेहतर तैयारी कर रखा है हमने, लेकिन ये बीमारी, ये पैंडेमिक जो है किसी भी तैयारी को धराशायी कर सकता है। पिछले वेव में भी हमने देखा था, इसलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। त्योहारों का मतलब है खुशियां बांटने का, बीमारी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक ये पैंडेमिक कंट्रोल नहीं हो जाता है, त्योहार आप घर पे मनाएं और खुशियां बांटें, कोविड-19 नहीं। केरल में बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील देने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सख्ती दिखा चुका है। बावजूद इसके जब केरल की सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के बकरीद पर नियमों में ढील देने के फैसले पर जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने कहा कि ऐसे समय में जब केरल में मेडिकल इमरजेंसी है, नियमों में छूट देने का फैसला हैरान करने वाला है। राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस गंभीर समय में सरकार लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर रही है। केरल सरकार ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोरोना नियमों में छूट देने का फैसला किया था, वो भी तब जब केरल में इस समय कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने शनिवार को ऐलान किया था कि बकरीद के मौके पर राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। इस बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से ही ये छूट 3 दिन के लिए दे दी गई। इस दौरान कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, सरकार ने फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधित छूट देने की घोषणा की। अपने इस फैसले के पक्ष में P. विजयन ने तर्क दिया कि प्रतिबंध चाहे कितना भी सीमित क्यों न हो, इससे बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसीलिए कोरोना के रोजाना सामने आ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट इससे संतुष्ट नहीं है और राज्य सरकार के इस फैसले को कोरोना को न्योता देने वाला बता रहे हैं। कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता है कि अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की, नेक्स्ट वेव, पिछला वेव जो हमने देखा था, थोड़ी सी लापरवाही के चलते कितना सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ का हमें झेलना पड़ा। तो वैसे ही अगर हम ये लापरवाही करें तो हम फिर से वापस उसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी भी ये वेव पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, अभी भी रिपल्स हमें दिख रहे हैं और हमने अगर लापरवाही की तो ये रिपल्स वेव में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था और अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा, जिसके बाद 16 जुलाई को यूपी सरकार ने अदालत को दिए अपने जवाब में सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा चलाने की बात कही। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरह यूपी सरकार ने भी इस यात्रा को रद्द करने का फैसला किया और अदालत ने यह केस खत्म कर दिया।
इसीलिए जब केरल से ऐसे फैसले की खबर आई तो देश में कांवड़ यात्रा का समर्थन करने वाले संगठन सवाल उठाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में मंगलवार को केरल सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, जो रविवार से मिली इस छूट का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी इस फैसले को शुद्ध रूप से राजनीतिक बता रही है। गोपी के, तिरुवनंतपुरम, आज तक। केरल सरकार ने ईद पर छूट तब दी है जब उसने धार्मिक आयोजनों को लेकर पहले से पाबंदी लगा रखी है। केरल में ईद की नमाज के लिए मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मस्जिद में नमाज वही पढ़ सकेंगे जिन्हें वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी नमाज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर लोग नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। मस्जिद में क्षमता से 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। महाराष्ट्र में लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने और मोबाइल से एक दूसरे को बधाई देने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में ईद के आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और गोवंश की कुर्बानी पर पूरी तरीके से वहां पर प्रतिबंध है। नेता अपने फायदे और जिद के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बिहार में शराबबंदी को 6 साल होने को आए हैं, फिर भी राज्य में अवैध शराब से लोग दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी चंपारण का है, जहां पर 16 लोगों ने जहरीली शराब से दम तोड़ दिया और कई लोगों ने आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो दी। छोटा सा हिस्सा इसके खिलाफ वो तरह की बात बोलता है। कोई कह देगा तालिबानी कानून है, कोई कह देगा भाई इस पर आप कहां पढ़ते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन पर शराबबंदी का नशा है, चाहे वो बर्बाद हो जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। साल 2015 से मुख्यमंत्री इस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं। सरकार भी पूरी ताकत से लगी हुई है। बिहार के तमाम सरकारी विभाग और बिहार पुलिस सीएम के फैसले के पीछे खड़ी है, लेकिन फिर भी ये सपना अब भी अधूरा है, क्योंकि इसके खिलाफ शराब माफिया तनकर खड़ा हो गया है, जिसे रोक पाने में फिलहाल बिहार सरकार नाकाम है और इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। बिहार में शराबबंदी गरीबों पर कैसे बिजली गिरा रही है, उसे समझने के लिए बिहार के पश्चिमी चंपारण चलिए, जिसके लौरिया गांव की तरफ पुलिस की ये गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में लौरिया थाना और रामनगर थाना में आने वाले तकरीबन आधा दर्जन गांव में कथित रूप से अवैध शराब से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतने बड़े हादसे की पड़ताल के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह डेरोवा गांव पहुंचे, जहां उनके सामने बैठी ये 40 साल के मोहम्मद इजहार है, जिनकी दुनिया अवैध शराब से उजड़ चुकी है। बुधवार को जब तबीयत खराब हुआ था तो उस समय दिखाई देता था? हाँ, सुबह यहाँ दिखाई देता था। आज जब हम गुप्त हो गए ना, ज्यादा हो गया, सांस इधर उधर होने लगा, बस हम इसी पर लेट गए। उसके बाद कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बाद हमें नहीं पता। हॉस्पिटल में जब होश हवास हुआ तो उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, जिसे रोक पाने में सरकार नाकाम दिख रही है और आम लोग उसकी इस असफलता का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी से लोग अंधे ही नहीं हो रहे। मरने वाले परिवार डर के मारे अपने परिजनों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दावा है कि इसी का फायदा उठाकर स्थानीय प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश में लग गया है। एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है, यानी 8-9 लोगों की मौत। हाँ, 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब। सब जहरीली। आप लोग कभी शिकायत किए कि नहीं इसको लेके? पर गांव के लोगों को देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि गांव के लोग जो है अपना बचाने के लिए कि मैं उस पचड़े में क्यों फंस जाऊं, इसके चलते वो गांव के लोग इस सब पचड़े में नहीं पड़ते थे। इस जहरीली शराब को इस गांव से हमेशा के लिए प्रशासन और सरकार सब मिल के इसको हटाए। अवैध शराब बिहार में कैसे परिवारों को उजाड़ रही है, इस बारे में अब आपको सैफुल निशा की आप बीती सुनाते हैं, जिन्होंने जहरीली शराब से अपने पति को खो दिया। शराब पी क्या शासन को बताया है कि शराब पी के, तो शराब पीने ही से मौत हुआ उनका? हाँ, शराब से मौत हुई बा। पहले से जर ना बुखार लगी, कहियो कुछ ना होत रहल, कहियो कुछ ना होई। यहाँ का इलाका में बहुत शराब का भट्टी है। हाँ बाटे। हाँ। पश्चिम चंपारण के लौरिया और रामनगर थाना अंतर्गत तकरीबन आधा दर्जन गांव में इसी सप्ताह
कथित रूप से अवैध शराब के सेवन करने के कारण 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 4 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। इस वक्त हम रामनगर थाना अंतर्गत मंगुराहा गांव में है और इस गांव में भी जो है कुछ लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। और जो पूरी घटनाक्रम को अगर आप देखें तो सारे लोगों ने जो है इसी सप्ताह के शुरुआत में विभिन्न जगहों पर जो है अवैध शराब का सेवन किया था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। कल उसके ऊपर FIR किया है हमने और सेकेंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको पूछताछ की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा क्लीनिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। इंचार्ज के ऊपर तथ्य मिलता है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद लौरिया थाने के प्रभारी समेत सभी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन गाँव वाले इससे संतुष्ट नहीं है, जो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन और अवैध शराब के माफिया आपस में मिले हुए हैं, जिनकी इस नापाक दोस्ती को तोड़े बिना ऐसे हादसों को रोकना नामुमकिन है। इसमें कहीं से कोई गुंजाइश, बहुत लोग बहाना कर दिए हैं, जैसे किसी के कन्विंस करने पर कि मन शरीर को निकाला जाएगा कब्र खून करके, तो उसके डर से कुछ लोगों ने बहाना कर दिया है कि बीमारी से मौत हुई है, हार्ट अटैक हुआ है या शुगर के पेशेंट थे या किडनी प्रॉब्लम था। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग मरे हैं ये 16 के 16 लोग मरे हैं देसी शराब पीने से, कच्चा शराब पीने से। यहाँ इलाके में शराब का क्या चलता है? बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ तो मुखिया सरपंच पूरा यहाँ पंचायत भवन बना हुआ है, वो तो पूरा समझ लिए बियर बार है उनके लिए। इतना धंधा चलता है ना कि हद से काफी। कम से कम 50 मरतबा तो थाने पे भी सूचना दिया गया है, बहुत लोग दिए हैं, मगर उस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर ये पुलिस पहले सक्रिय होती तो ये घटना नहीं होती। ये चीज 2 साल 3 साल पहले यहाँ तक कि लोगों ने शिकायत भी किया तो थाना निष्क्रिय रहता था। बिहार में शराब माफिया किस कदर बेखौफ है, उसका अंदाजा आपको दरभंगा जिले के केवटी थाने के बाहर खड़ी ये स्कॉर्पियो दिलाएगी। मामला 15 जुलाई का है, जब इसी थाने के बाहर शराब माफिया ने शफीउर रहमान नाम के एक पुलिसकर्मी को पहले इसी स्कॉर्पियो गाड़ी से रौंदा और फिर उसे 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ से नेपाल की सीमा महज 40 किलोमीटर दूर है और गुरुवार की रात तकरीबन 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब भरकर जो कुछ लोग हैं वो दरभंगा की तरफ जो है वो जा रहे थे। और उसी दौरान ये आप देख सकते हैं केवटी थाना पर कुछ लोग पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े थे और एक पुलिसकर्मी शफीउर रहमान, उसने स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन इसी दौरान जो गाड़ी पे सवार लोग थे उन्होंने गाड़ी पर ब्रेक लगाने के बदले गाड़ी को और स्पीड में ले आया, उसकी स्पीड बढ़ा दी और फिर उस पुलिसकर्मी को रौंद दिया। बिहार में शराबबंदी को लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य में जिस तरीके से अवैध शराब का इस जहर फैला हुआ है, उसने नीतीश सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। जो है सुशासन का पोल खुल रहा है, लेकिन सुशासन बाबू जो है सो कॉल्ड सुशासन बाबू वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, ना कि जनता की चिंता कर रहे हैं। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। जनता दरबार इनका थोड़ी ना लगा है, इनका तो खाली दिखावटी और नौटंकी जो कह सकते हैं कि लोगों में चला हुआ। जिस वक्त नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी का फैसला किया था तब आरजेडी उसके साथ थी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद बिहार में शराबबंदी एक चुनौती बनी हुई है। नीतीश बिहार की शराबबंदी को मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की नाकामी एक के बाद एक हादसों को न्योता दे रही है। दरभंगा और पश्चिमी चंपारण से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे तौर पर देखें तो अगर शराबबंदी को वाकई लागू किया गया होता तो अवैध शराब नहीं होती, अवैध शराब नहीं तो जहरीली शराब से ये मौतें नहीं होती। और अब इस पर सियासत भी हो रही है। बहरहाल सियासत वो होती है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरोध में रहती है, लेकिन पंजाब में सियासत जो हो रही है वहां पर कांग्रेस के अंदर खाने ही हो रही है। कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाकर यह जताने की कोशिश तो की कि उन्होंने आपसी मतभेद सुलझा लिए हैं, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की खामोशी बता रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब कांग्रेस की सियासत के नए सिरमौर का नाम है सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के नए सरदार का नाम है सिद्धू। पंजाब कांग्रेस की चुनावी राजनीति के नए कैप्टन का नाम है सिद्धू।
तो बयानों का बखेड़ा शांत हुआ और बैठकों का दौर थम गया। आखिरकार सिद्धू को वो मिल गया जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। अब सिद्धू कैप्टन तो बन गए, मगर उनकी कप्तानी इतनी आसान भी होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन के विरोध को दरकिनार कर सिद्धू को कमान सौंपी गई है, माना जा रहा है कि कैप्टन जल्द इसका जवाब दे सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ नाराज थे, बल्कि उन्होंने खुलकर इसका विरोध भी किया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पास 10 जनपद की इम्यूनिटी थी। अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन गए हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है ये कहीं ना कहीं तूफान से पहले की खामोशी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका किसी न किसी रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले सिद्धू अभी खामोश हैं और सबको साथ लेने की कवायद में जुटे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय की फिजा भी बदल गई है। कल तक जिन दीवारों पर अमरिंदर सिंह के पोस्टर शान से लगते थे, वहां अब सिद्धू ही सिद्धू छाए हुए हैं। लंबे वाद विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टरों की जगह पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू के नए पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर लग गए हैं। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे, उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है, ये तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही अमरिंदर सिंह की अनदेखी हुई है। कार्यकारी अध्यक्षों में कैप्टन के एक भी करीबी को जगह नहीं मिली है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है, वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रख के बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। 3 विधायक है इसमें और 3 जो रीजन है पंजाब के, मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। जाहिर है आलाकमान के फैसले के बाद पंजाब में कांग्रेस सीधे सीधे 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। लेकिन सिद्धू समर्थकों का दावा है कि फैसला सबकी सहमति से हुआ है और चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा भी होगा। पार्टी जो भी फैसला हाईकमांड ने करना होता है और जो हमने तो एमएलए जीत के लाने हैं। लेकिन नई लीडरशिप अब सिद्धू जी के आगे साथ आगे बढ़ेगी पूरी। जब लीडर सिद्धू जी हैं तो लीडरशिप आगे ऐसे ही बढ़ती है। राहुल जी ने हमारे साथ मोबाइल पर भी बात की, उसके बाद कमेटी बनी, कमेटी के बाद फिर राहुल गांधी ने हम सभी से बात की और उसके बाद कैप्टन साहब से कमेटी ने 2 बार और सोनिया जी ने 1 बार बात की और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है। दावे चाहे जो भी हो, बड़ा सवाल यही कि क्या पंजाब कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धू और अमरिंदर के दिलों की दूरियां खत्म हो गई हैं? सवाल इस नाते भी उठ रहे हैं क्योंकि सिद्धू ने अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का तो आभार जताया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम वो भूल गए। तो वहीं अमरिंदर ने भी सिद्धू को बधाई संदेश नहीं भेजा। मैंने बोला सीएम साहब भी और तमाम सीनियर लोग ये पारिवारिक मेंबर हैं सब लोग। एक आधी बात हो सकता है परिवार में खटपटी हो जाती है, लेकिन जब पंजाब की बात हुई तो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ाई। इस तनातनी से साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का ताज तो मिल गया, लेकिन उनकी डगर कांटों भरी है। चुनाव से पहले सबको साथ लाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और लंबे टकराव के बाद इसके लिए कैप्टन से तालमेल बैठाना भी सिद्धू के लिए आसान नहीं होगा। अशोक सिंघल के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब प्रति व्यक्ति आय के मामले में कभी देश का नंबर 1 राज्य था, लेकिन नेताओं का ध्यान जनता से ज्यादा अपने विकास पर लगा रहा। पंजाब पिछड़ता चला गया, जनता के मुद्दे हवा होते गए। आज संसद में भी यही हुआ, जहां जनता के मुद्दों की जगह शोर ने ले ली। मॉनसून सत्र आज से शुरू जरूर हुआ, मगर संसद की कार्रवाई ठीक से चल नहीं सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सदन में नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इतना हंगामा हुआ कि संसदीय परंपरा, सदन की प्रतिष्ठा, सदन में अनुशासन को ताक पर रख दिया गया। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी, महिलाओं और SC/ST मंत्रियों से इतना ऐतराज क्यों है। संसद का आगाज हुआ तो मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विरोध के बादल छा गए। नारों का शोर यूं गूंजा कि विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण की भी परवाह नहीं की। पीएम मोदी नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराना चाहते थे, लेकिन विरोध के शोर के बीच संसद की ये परंपरा भी पूरी नहीं हो सकी।
सदन में हुए इस हंगामे को महिला, दलित और आदिवासी मंत्रियों के अपमान से जोड़कर पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। दरअसल सदन में नए सदस्यों, मंत्रियों का परिचय कराना कोई नई बात नहीं है। ये संसद की उस परिपाटी का हिस्सा है जो सालों साल से चली आ रही है। गरिमा को बनाए रखे, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन। लोकसभा की कार्रवाई की ये तस्वीरें जुलाई 2016 की हैं, जब पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी लोकसभा के नए सदस्यों का परिचय करा रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। हर बार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसी तरह से नए मंत्रियों के परिचय की परंपरा है, लेकिन आज जब पीएम मोदी ने उसी परंपरा का पालन किया तो विपक्ष को ये बात रास नहीं आई। वो हंगामा करता रहा और भाषण के दौरान भी चुप होने को तैयार नहीं हुआ। लोकसभा के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष के विरोध का वैसा ही शोर सुनाई दिया। पीएम मोदी ने भी विपक्ष के इस आचरण पर लोकसभा जैसा ही प्रहार किया। विरोधियों के शोर को महिला, दलित, आदिवासी मंत्रियों का अपमान बता दिया। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं? ये हंगामा तब है जब विपक्ष में बैठी हर पार्टी सरकार से किसी न किसी मुद्दे पर जवाब लेने को आतुर है। कोई फोन टैपिंग पर सरकार को घेर रहा है तो कोई किसानों के मुद्दे पर। इतने लोग कथाकथित तौर पर उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उनके ऊपर खुफिया तरीके से जो उनके मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनकी सर्वेलेंस की जा रही थी। हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्वेलेंस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं? ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। लेकिन इतने सवालों के बाद भी कोई सरकार की सुनने को तैयार नहीं। सदन में सिर्फ नारेबाजी। हंगामे से जनता के सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? तो क्या इसे सिर्फ मुद्दों की सियासत ना मानकर सिर्फ सरकार और पीएम मोदी के विरोध का तरीका माना जाए? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सदन में पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष ने बाधा डालने की कोशिश की हो। मोदी सरकार के विरोध में कई बार विपक्ष का ऐसा रवैया सामने आ चुका है। This is not, you can't do this, please. लेकिन इस बार तो विपक्ष ने विरोध की हद पार कर दी। दोनों सदनों में पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के बर्ताव पर राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी जमकर बरसे और कहा विरोध के ऐसे तरीकों से विपक्ष ने संसदीय परंपरा को तार-तार कर दिया। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है।
इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा। यूं तो पहले से ही माना जा रहा था कि मानसून सत्र में जमकर हंगामा मचेगा, लेकिन क्या पता था कि हंगामे के चलते मंत्रियों के परिचय की संसदीय परंपरा का भी पालन नहीं हो पाएगा। अगर विपक्ष विरोध का ऐसा ही तरीका आगे भी जारी रखता है तो सदन में जनता के मुद्दे पर चर्चा कैसे संभव होगी। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हल्ला हंगामे के बीच पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में बाहुबली बनने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप वैक्सीन लगवाएं। देखिए पीएम के एक शब्द के पीछे क्या क्या छिपा है। बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। काम की बात को कितनी आसानी से आम लोगों तक पहुंचाना है, ये पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। शब्दों से खेलने में माहिर मोदी ने कोरोना काल में बाहुबली शब्द की नई परिभाषा गढ़ दी और इस परिभाषा के जरिए उन लोगों को संदेश दिया जो महामारी के दौर में भी वैक्सीन से दूरी बनाए हुए हैं। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। भारी बहुमत के साथ 2 बार देश की सत्ता पर काबिज मोदी सियासत के बाहुबली हैं, लेकिन उन्होंने बाहुबली शब्द का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए किया। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पीएम मोदी का अनूठा अंदाज है जिसके जरिए वो एक साथ कई मुद्दों को साध लेते हैं। पीएम मोदी बखूबी जानते हैं कि विपक्ष मानसून सत्र में कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बनाए बैठा है। यही वजह है कि सदन की शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने कोरोना पर सरकार का एजेंडा सामने रख दिया। सदन में उनका परिचय हो रहा है। लेकिन महामारी के खिलाफ बाहुबली बनने के मोदी के मंत्र के बीच बड़ा सवाल ये है कि देश में क्या वैक्सीन की उपलब्धता है। ये सवाल उन शहरों के लोगों का भी है जिन्हें तीसरी लहर का डर और वैक्सीन की किल्लत दोनों सता रही। हम 3 बार आए, तीसरा आए आज। आज तीसरा दिन है, चौथा आज लग पाया। और जिन शहरों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वहां अराजकता जैसा आलम है। लोगों की शिकायत है कि सरकारी केंद्रों पर या तो वैक्सीन नहीं है या है भी तो इतनी भीड़ है कि वैक्सीन लेने गए तो कोरोना की चपेट में आने का डर है। आम लोगों की इस तकलीफ की चर्चा पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी हुई थी। तब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निजी अस्पतालों को केवल 5% वैक्सीन देने की मांग की थी। We had written to the government of India to increase the allocation to the state governments to 95% and reduce the allocation to private hospitals to 5%. This will help us in increasing the pace of vaccination. राज्यों के वैक्सीन देने की जिम्मेदारी केंद्र की है। राज्यों का दावा है कि वो पूरी तेजी के साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन कमी आड़े आ रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कम से कम 24.2% लोगों को 1 डोज लग चुकी है। वहीं 6.3% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। कुल मिलाकर 40 करोड़ 64 लाख लोग 1 या दोनों डोज ले चुके हैं। लेकिन बीते कुछ समय में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। 21 जून को सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई तो पहले ही दिन करीब 87 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जबकि मौजूदा समय में यह आंकड़ा 40 से 45 लाख प्रतिदिन का है। 80 लाख वैक्सीनेशन रोज होना चाहिए, हो 40 लाख रहा है और इसके बारे में सरकार बात भी नहीं करती, अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। मोदी जी को लगता है कोरोना का बहुत बढ़िया प्रबंधन हो रहा है, योगी जी को वो सर्टिफिकेट देकर चले गए। सच तो ये है कि वैक्सीनेशन ना होने से हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं
वो बड़ी दिक्कत में है। साल के आखिर तक 80% आबादी को वैक्सीन देने के लिए हर रोज कम से कम 80 लाख वैक्सीन डोज लगने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार का दावा है कि 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के पास उपलब्ध है और राज्यों तक ज्यादा वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार लगातार वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में है। वैक्सीन और टीकाकरण पर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में प्रेजेंटेशन के जरिए कोरोना संकट पर सरकार के एक-एक कदम की जानकारी दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सारे प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। वहीं इस लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों का टीकाकरण कराया जाए ताकि कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का बाहुबली वाला मंत्र कामयाब हो सके। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जे के लिए जोरदार जंग छिड़ी है। एक तरफ विद्रोही तालिबानी लड़ाके हैं, दूसरी तरफ अफगान सेना है। पूरा देश वहां पर मैदान जंग बना हुआ है और इसी जंग के बीच आज तक पहुंचा है कंधार। यहीं से अफगानिस्तान तालिबान युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफगान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफगानिस्तान के इस सूबे का वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में है। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।